Hello, good morning, all of you. Today we have started the next topic, the payment of wages. Payment of wages. Wages Act 1936. The wages, payment of wages Act 1936. Okay, come to the point. First, objective of this topic, the objective of this law. First is the objective of this law. The Payment of Wages Act regulated the payment to wages of certain classes of person employed industry in important cannot be under the established act. Guarantee payment of wages on this term cannot be underestimated. The act guarantees payment of wages on time without any deduction. Extend the fixation of wages period time to time made for payment. In short, क्या बोला हुआ है कि ये जो लॉ बना हुआ था एक्ट 1936 फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी जो फैक्ट्री के लेबर्स है, अब फैक्ट्री में थ्री टाइप्स ऑफ लेबर रहते हैं, थ्री टाइप्स लेबर. फर्स्ट स्किल, दूसरा सेमी स्किल एंड थर्ड नॉन स्किल. तो क्वेश्चन यहाँ जनरेट होता है कि द होल पर्सन द वेजेस आर सेम और नॉट. द आंसर इज द होल पर्सन वेजेस आर नॉट सेम. स्किल इज हायर वेजेस देन इक्विवेलेंट एंड लेस वेजेस. अब इनको जो स्केल दी जाएगी, बट इस स्केल को जो जनरेशन किया जाएगा उसका स्केल कितना होना चाहिए, मिनिमम वेजेस मैक्सिमम, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अलाउंस कितने होने चाहिए, क्या कितना होना चाहिए, द रेट कितना होना चाहिए, वर्क कितना होना चाहिए, और उस वर्क के हिसाब से वो रेट कितना इंक्रीज होना चाहिए. ऑल थिंग आर डिस्कस हियर एंड दिस इज प्रेजेंट द मेन ऑब्जेक्टिव इन जनरेट दिस एक्ट. Okay, the main thing is the minimum wages, the calculation pattern of wages. या मेन बात क्या होती है, the calculation pattern. अब कैलकुलेशन क्या होता है, वेजेस ऑन आर होते हैं यानी घंटे के हिसाब से, ऑन वीक होते हैं यानी हफ्ते के हिसाब से, ऑन मंथ हो सकते हैं. Okay, come to the point. Here they discuss about the objectives, and the objective की main वजह क्या है कि three types of laborers होते हैं. एक वेल स्किल्ड रहता है जिसे हम डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं, जो सॉरी इंजीनियर हो सकता है. देन सेमी स्किल, इट इज डिप्लोमेटिक पर्सन जो डिप्लोमा करके जाता है, और जस्ट ये एक आईटा करके आईटा या कुछ ना करके जाने वाले लोग रहते हैं. ओके, देन इनके वर्क्स भी डिफरेंट होता है. वर्क का डिफरेंट है, स्किल पर्सन डिजाइन कर सकता है. ओके, डिप्लोमेटिक उस डिजाइन को फॉलो करता है एंड आईटा वाला उसके ऊपर वर्क करता है एज अ वर्कर. तो इनकी सैलरी जो होगी या वेजेस होगी दे आर डिफरेंट, मे बी हायर, इक्विवेलेंट एंड लेस. बट द मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं. देन द वर्क जो दी जाती है वेजेस, उसके डिफरेंट पैटर्न्स है. अब डिफरेंट पैटर्न्स कौन से हैं? द फर्स्ट पैटर्न इज कि वेजेस आर बेसिस पे दिए हैं. द बेसिस होते हैं, सब बेसिस होते हैं. अब वो बेसिस क्या हो सकते हैं? तो बेसिकली दिस इज डिपेंडेंट ऑन आर बेसिस, वीकली बेसिस, इसके बाद मंथली,
उसके बाद ये हो गया टाइम बेसिस, या इसको हम टाइमली बेसिस बोल सकते हैं। ओके, देन सेकंड पार्ट इज ऑन वर्क। ऑन वर्क होता है यूनिट, उसके बाद क्विंटल। अब यूनिट बेसिस होता है, यूनिट के अंदर फिर उसको एक असाइन प्रॉब्लम दिया जाता है प्लस रेम्यूनरेशन बेसिस, रेम्यूनरेशन एंड एक्सेट्रा। ओके, अब इनके बीच में जो वर्क होने वाला है इट इज वर्क बेसिस हो गया। अब यहाँ जो डिस्कस होने वाला है, अब आर बेसिस का होगा तो कितने आर वो काम करने वाला है, उसके ऊपर अगर एक आध आर ज्यादा हो गया तो उसका रेट कैसा रखे, क्या रखे, ये यहाँ फिर से डिस्कस हुआ। देन वीकली बेसिस, कितने वीक, मंथ में कितने वीक कंसीडर होंगे, जनरली द 4 वीक, मे बी 5 वीक का हो गया तो उसका पेमेंट कैसा करेंगे, नेक्स्ट 5 वीक या फिर 2-3 दिन ज्यादा मिल गए तो उसका काउंट कैसा करेंगे। मंथली बेसिस, तो ईयरली मंथ कितने, तो कितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें एक आध मंथ ज्यादा हो गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट का कैसा असर करेंगे, ये यहाँ डिस्कस होगा रिगार्डिंग दिस लॉ। ये लॉ के अंदर होना चाहिए। मे बी 12 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, 11 मंथ में कंप्लीट हो गया तो 1 मंथ की उसको वेजेस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, एज पर दिस एक्ट या डिस्कस। ओके, देन द कम पॉइंट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट वी आर राइट द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट है 500 यूनिट का, बट ये एज पर योर मटेरियल द प्रोडक्शन इज 600 यूनिट, तो ऊपर के 100 यूनिट के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसको कितना पेमेंट दिया जाए और इसका क्या पैटर्न रहता है, दिस इज आल्सो डिस्कस इन दिस लॉ। ओके, द रेम्यूनरेशन पैटर्न, यानी उसके ऊपर उसको यानी 100 यूनिट बना या 100 से एक ज्यादा बनाया तो उसका 1 रुपए अलग से देंगे, ये ऑफर्स दिए जाते हैं, इसे रेम्यूनरेशन एंड एक्सेट्रा पैटर्न फॉलो, इसे कहते हैं वेजेस देना। बट ये वेजेस देना ये फाइनेंशियल स्टडी है। अब इस फाइनेंशियल स्टडी को उसने जब एक लॉ में कंप्लीट किया, एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू कंप्लीट किया, तो उसने क्या डिस्कस किया है, देखो उसने क्या बोला हुआ है, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट रेगुलर, द पेमेंट ऑफ वेजेस सर्टेन क्लासेस, जैसे मैंने बताया 3 क्लासेस होते हैं, एक वेल स्किल्ड, एक सेमी स्किल्ड और एक नॉन स्किल्ड। द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड एस्टिमेटेड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि उनको एस्टिमेट करें कि ये स्किल है, लेकिन उनकी सैलरी एक बेस बात होती है। ओके, the time mode and payment of wages, innovation deductions also cast upon the employer of duties to seek the approve of government for the act and the permission for which fines may be imposed by him, and also sealing of the finance in order to bill in payment of wages, penalty for maintenance and erections claim. The act does not deal in payment of wages, penalty, miscellaneous and claim. Okay, तो applicability, अब ये कहाँ applicable होगा, Act 1936 clause 1 बता रहा है that applicable this act is applicable for whole India। कहाँ चलने वाला है, whole India, हर जगह चलने वाला है, except Kashmir and others। So this act applicable the payment of wages employed person, किसके लिए है ये, payment of wages, second point। And third one point is discuss about employer in any factory, कहाँ होना चाहिए employer, कहाँ होना चाहिए या employee in any factory, कहाँ होना चाहिए, फैक्ट्री में होना चाहिए। आउट ऑफ द फैक्ट्री कोई एम्प्लॉय रहेगा उसके लिए एक्ट नहीं चलेगा, उनके लिए रेम्यूनरेशन एक्ट, सैलरी एक्ट, अदर एक्ट्स भी है जो तुम्हारे कंपनी एक्ट में लिखे हुए हैं। हम इंडस्ट्री लॉ सीख रहे हैं तो इंडस्ट्री रिलेटेड देखेंगे। ओके, देन द appropriate government may be applied for the provision act on person। अभी ये एक्ट also applicable for government policy है, गवर्नमेंट के लिए, इट मींस गवर्नमेंट के जो फंडेड बिजनेस है जहाँ एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए भी ये एक्ट फॉलो होने वाला है। ओके, in case of establishment owned by the central government, such notification can be issued in consulting with the central government
if various state act has been extended, and this extended are used for the various concept. Okay, then non-applicable कहाँ नहीं चलेगा, नॉन एप्लीकेबल द पॉइंट ऑफ चेंज चलेगा कहाँ पे, इंडिया में चलेगा, वेजेस लिमिट वर्क चलेगा और इंडस्ट्रियल चलेगा। नॉन एप्लीकेबल इसका रिवर्स आएगा। ओके, टू डिस्कस नॉन एप्लीकेबल, it is important to notice that this act does not make any distinction between employees with reference to nature of work। सबसे पहले उसके बाद क्या बोला हुआ है कि एम्प्लॉय के नेचर वर्क के ऊपर नहीं चलता है, नेचर ऑफ वर्क ऑफ एनी एम्प्लॉय, ये किसी एम्प्लॉय के नेचर ऑफ वर्क के ऊपर काम नहीं करेगा। वो हैंडीकैप है, नॉन हैंडीकैप है, ऐसा नहीं, उसको लेना ही है। ओके, देन इसको डिफाइन किया है। डिफाइन करने के लिए उसने क्या बोला हुआ है, देखो, एज पर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टेलिंग अबाउट is a central government relation, railways, air transport, and mainly the oil for and the state government appropriate all of these. Industrial other establishment, the primary service or motor transport service engage in carrying passenger or goods are road and higher work. Okay, then the payment of wages are apart from the factory also applicable on industry establishment as specified by the appropriate government. Any establishment in which articles are produced, adopted, and manufactured with a view of this use. Transport of cell by be converted by different industry other establishment. If we are for the ground, air, water, underground, in planet workers are there. All workers are capable to these rules. Okay. Then second, definition of wages. So slot is also wages की definition क्या है? The definition of wages provided under this Act 1936, Section 2, Clause 4. Wages mean all the remuneration, meaning money or capable being so expensive which would be terms of employment, expenses, money or implement system. Okay. Where the fulfillment is the payable to the person, employment, and respect with the employee of worker done in such employment included. Any remuneration payable under this, any awarded to settlement between the parties order and account. Any remuneration to which person employment is entitled to respect employment work holder and any level of work. Any additional remuneration payable under the terms of employment and all. In short, क्या बोल रहा है कि all types of payment which is used होने वाले under the all types of remuneration, किसके अंडर, जो employee है, employee और employer को मिलने वाले way of payment are calculated under the wages act. उसको वो wages ही बोलता है as per industrial act. Okay, then the come to the point, responsible for payment of wages. कौन होता है responsible? The next point is responsibility for payments. अब responsibility for payments यहाँ in short के responsible कौन होगा, जो appoint करता है, means owner of business. But owner of business industry में नहीं होता है. Industry में employer is the owner of employee and employer manager के ऊपर फिर जो होते हो, यहाँ लिखा हुआ है the terms payment has been defined, explain this acts however. It means the transfer of money for a person to another satisfied debt obligations, pensioners versus it had payment significant satisfaction of claim. यानी उसके काम की जो cost है उसको pay करना या claim को settle करना, it is a payment of claim रहता है. It's payment of claim known as per the income tax. As per your Industrial Wages Act 1936, it is wages. Okay.
अब इसके कुछ केसेस है, एंड दिस केसेस आर इन केस ऑफ फैक्ट्रीज. केस फर्स्ट केस, इन केस ऑफ, क्या बोला हुआ इसने, फैक्टोरियल्स in case of factories, manager of the factory. अगर फैक्ट्री होगी तो यार रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैनेजर. ओके, देन सेकंड, इन केस ऑफ इंडस्ट्री, इन केस ऑफ इंडस्ट्री कौन होगा, इंडस्ट्री में उनका फॉर्मेट रहता है. देखो, इन केस ऑफ इंडस्ट्री, इफ देयर आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एम्प्लॉय फॉर सुपरवाइजर, कौन रहता है, फोरमैन या सुपरवाइजर. Then C, in case of railways, railways में कौन होगा, in case of railways, person nominated to be the person responsible for payment. Nominate person. D, in case of contractor, contract की बात होगी तो in case of contractor, in case of contractor, person designed by such contract who will directly under him, यानी वहां जो अपॉइंट किया जाएगा तो जो सैलरी देने के लिए वो हो सकता है. ऐसे सब केसेस है, it shall be the responsible employer to make payment or wages in case the contract of person designed by employer falls to the such payment, the terms employer is not defined anywhere, is act on the sales under the section 2 clause first B. ओके, यानी उसने पूरी बात किया है कि किसको देना है, लेकिन पूरे एक्ट में कहीं उसने एम्प्लॉयर का फायदा नहीं बताया है. वो पूरा एक्ट जो है पेमेंट ऑफ वेजेस किसके लिए होने वाला है, एक्ट फॉर एम्प्लॉइज, जो वहां काम करने वाले एम्प्लॉय के अंडर रहने वाले. ओके, अभी किसके कितने वेजेस होने चाहिए ये फिक्स कैसा करें, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज fixation of wages periods. Fixation of wages periods, time to payment of wages या time to पेमेंट ऑफ वेजेस. अब कैसा टाइम होना चाहिए, पहले मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने एक्सप्लेन किया कि वेजेस के दो टाइप होते हैं. कौन कौन से, एक ये उसके काम के हिसाब से या फिर उसको जो टाइम दिया होगा इतना टाइम काम करने का तो इतना मिलेगा. लेकिन हर टाइम ऐसा होना चाहिए क्या, और अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो कैसा करें, ज्यादा काम कर रहा है तो कैसा करें, और ज्यादा काम की रेम्यूनरेशन कैसे रखें, इक्विवेलेंट रखे क्या, और जो इक्विवेलेंट पेमेंट रहेगी तो कौन देखेगा, इसके ऊपर उसने डिस्कस किया. तो फर्स्ट पॉइंट इज एवरी पर्सन रिस्पांसिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस शैल फिक्स वेजेस पीरियड. उसने पहले ही बात क्या बोला हुआ है अंडर दिस लॉ कि हर एक को जो काम करने वाला है उसको उसकी पेमेंट मिलना इट्स फैक्ट और जरूरी है. ओके, तो वेजेस पीरियड शैल बी नॉट एक्सीड 1 मंथ, और उसका जो पेमेंट पैटर्न है वो मंथली, वीकली, आरली या मिनटली होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए. बट मंथ एंड को उसको किसी भी हालत में उसको वेजेस मिलना ही जरूरी रहेगा कि उसको यूज कर सके. Then the one of the reasons to enaction the payment wages act in the wages were not be paid in time, there have been no relationship defined under this act. Okay, then in case of industry establishment, factory,
and railway, the cases are changed. The first case under industry establishment. And industry. अब इंडस्ट्री होगी तो कैसा होगा? Where the less than 1,000 employee the wages shall be paid within the 7 days. कितने? Minimum 7 days. Minimum 7 days of month end. मंथ एंड होने के नेक्स्ट 7 दिन के अंदर पूरी सैलरी मिलना जरूरी है. After the expire of wages period, in other case, they shall be paid the before of expiry date 10 days after the last date of wages. In case of dock charges, warehouses and jetties, यानी जो बोट पे काम करते हैं उनके लिए कैसा है? The wages are paid before the expire of 7 days of completion of the final term account with material loaded. 5. Loaded of unloaded pattern. In case of termination of services of employee, the wages earned by him shall be paid before the expire of second working day from the date of which employment are terminated. यानी जिसको काम से निकालना है तो उसकी सैलरी इसके काम से निकालने के नेक्स्ट 2 डे के अंदर मिलनी चाहिए. ये भी लॉ में लिखा हुआ है. यानी जो तुम्हें पसंद है उसको निकालेंगे काम के बीच से तो उसको सैलरी मंथ एंड होने के बाद सेकंड 2 डेज में मिलना जरूरी है. Then the next point we will discuss regarding to mode of payment. Mode of payment. We discuss about the under this payment wages act section 6. Act क्या है ना? Act 1936 section 6 के अंदर इसके बात किया हुआ है. Under this payment wages act section 6, we cannot be paid in kind. The must be paid current coins or currency note in the book. इससे पहले ही बात क्या बोला हुआ है? वो जहां काम कर रहा है जिस करेंसी नेशन में काम कर रहा है वहां की नेशन करेंसी में उसको पेमेंट मिलना जरूरी है. The employee can be without obtaining the return authorized of the employee person pay his wages either by check by crediting the wages in the employment bank account. Okay, और उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? व्हाइट मनी यानी चेक या बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना जरूरी है. The mode of payment हुआ. Then second is deduction which may be made for wages. Deduction. अब डिडक्शन के ऊपर बात करेंगे तो तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि ऐसा काम करेंगे तो इतने कटेंगे वगैरह. ऐसा नहीं होता है. The laws discuss about the terms deduction is not has been defined explained in this act. रियल में डिडक्शन नहीं होना चाहिए इसलिए उसने लॉ में लिखा ही नहीं है. Generally speaking, it means the remove money from the total subscription from the larger or smaller amount. Usually the rule payment of wages is the employee person shall be paid his wages without any kind of deduction expect those authorized under this act. In relation established, अब कब डिडक्शन होंगे उसके ऊपर उसने बात किया है. तो पहली बात बोला है उसने any payment made by the employment person the employee has agent in deduction from wages. अगर वो एजेंट है तुम्हारा और प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है ऑन टाइम जो उसको पॉलिसी दी हुई हो पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है तो एज वेजेस में से थोड़ा काट सकते हो. Then if employer impose upon the employed person है और impose है लेकिन वो काम सीधे से नहीं कर रहा है तो उसको वारंट देके थोड़ी सी डिडक्शन कर सकते हो लेकिन पहले नहीं कर सकते. Such losses will be due to. अब कुछ लॉसेस हो सकते हो डिडक्शन में नहीं काउंट कर सकते हो. जैसे विदाउट होल्डिंग प्रमोशन उसका होल्डिंग प्रमोशन को नहीं रोकना चाहिए. डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना चाहिए. स्टॉपेज करना चाहिए और वर्क करके लेना चाहिए. ओके ऑल ऑफ यू. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट.
application regarding your increasing salary. कौन सा एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन अ पर्सन इन्फॉर्म द लीगल पार्टिसिपेशन ऑफ एनी ऑफिशियल रिगार्डिंग, यानी अगर तुम्हारे एम्प्लॉय एक्ट को डिस्कस किया जा रहा है या क्रॉटअप्स किया जा रहा है तो उस टाइम पे तुम्हें कौन से केसेस करने हैं, तुम्हें सैलरी टाइम पे नहीं मिली तो पहले आप क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन कर सकते हैं। कहाँ पे? तो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन अंडर ट्रेड यूनियन अथॉरिटी, इसके अंदर टीयू के अंदर जो मैंने लास्ट में सिखाया था के अंडर हमें रजिस्टर करना, अप्लाई करना है कि मुझे वक्त पे सैलरी नहीं मिल रही, ऑन टाइम सैलरी पेमेंट नहीं है। देन पीरियड्स सच claim is to be made within the 12 month from the date of which deductions were made। उसके बाद अगर तुम्हारे डिडक्शन हुए हैं तो तुम्हें लगता है कि नहीं होने चाहिए थे, उसके एप्लीकेशन के नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर किसी भी सैलरी में वो डिडक्शन ऐड होके आनी चाहिए। अब 12 मंथ क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि वो केस फाइल होने के बाद उसको सॉर्टिंग करना, कंफर्मेशन करना कि मिस्टेक किसकी है, इट मस्ट। देन वे ऑफ कॉम्पेंसेशन, कि कॉम्पेंसेशन क्या होगा? द कॉम्पेंसेशन इफ द अथॉरिटी सेटिस्फाई दैट वेयर द रॉन्ग डिडक्शन इट मे बी एडिशन। अगर रॉन्गली डिडक्शन होगा तो मिनिमम एक्सीड दैन 3000, कम से कम 3000, ज्यादा से ज्यादा 3000, कम से कम 2000 उसको पेमेंट करना जरूरी है और पेमेंट मंथली होना जरूरी है। ओके, पीरियड क्या है उसका? क्लेम शैल बी डिस्पैच एज पर द पॉसिबल इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम। जिस दिन रजिस्ट्रेशन क्लेम होगा उसके नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर वो क्लेम रजिस्ट्रेशन फाइल करना जरूरी है। ओके, then the next point is meaning of unpaid groups। unpaid group की मीनिंग क्या है? देखो, employee person are said to belong to the same unpaid groups। unpaid है unpaid salary या unpaid wages या outstanding, उसके ऊपर उसने बोला है in controversy of this act for the same causes, जो कि कॉम्पेंसेशन एक्ट के लिए या फिर ट्रेड यूनियन के अंदर एप्लीकेशन का रूल है, इससे पहले एक्सप्लेन किया, वो वहाँ कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद उसका एप्लीकेशन पूरे ग्रुपली करना पड़ेगा कि हमारी सैलरी अटकी हुई है, वेजेस अटके हुए हैं, देन उसका कॉम्पेंसेशन फाइल होगा, कॉम्पेंसेशन के अटैचमेंट होंगे, पेमेंट मिलेगा और उस पेमेंट को रिटर्न फाइल किया जाएगा। समझा? देन डिस्प्ले ऑफ नोटिस, अब जब वो मिलेगा तो ग्रुप भी है तो सबके लिए नोटिफाई किया जाएगा, फैक्ट्री के अंदर उसको नोटिस किया जाएगा और नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा कि ऐसे ऐसे हम पे केस हुई थी फैक्ट्री के ऊपर एम्प्लॉय अंडर ट्रेड यूनियन और वो हमने क्लियर करके तुम्हारा सैलरी क्लेम किया हुआ है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना या फिर से रिजॉइन करना इज डिपेंड ऑन एम्प्लॉय, बट न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। अपील्स की जा सकती है, अपील मींस स्ट्राइक किया और स्ट्राइक बाय ट्रेड यूनियन होती है और स्ट्राइक को फॉलो किया जाता है। राइट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के क्या राइट्स है? राइट टू मेक द परमिशन डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस, एम्प्लॉय सेक्शन 7, उसको सेक्शन 7 में परमिशन दिया हुआ है कि वो वेजेस काट सकता है अगर ये सीधे काम नहीं कर रहा है, लेकिन केस क्लियर होने के बाद ये उसको रिटेन कर सकता है। एम्प्लॉयज क्या है? एम्प्लॉय क्या है? क्लेम अंडर द डेली वेजेस और वर्किंग वेजेस कर सकता है। ओके, हियर द एम्प्लॉय एक्ट जो है वो खत्म हो रहा है। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेजेस एक्ट के बाद है कॉम्पेंसेशन एक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अब बोनस कैसा होता है, क्या होता है, स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू।